उत्तराखंड की एक ऐसी विधानसभा सीट जिस पर पुरुष प्रधान राजनीति दम तोड़ देती है। पुरुष दावेदार आए, चुनाव लड़े, दावे किए, रणनीतियां बनाई, लेकिन जीत का तिलक हमेशा महिलाओं के माथे पर ही सजा। जिसकी बानगी भर है कि 2002 से 2022 तक इस विधानसभा की जनता ने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही चुनकर विधानसभा के भीतर उनकी आवाज उठाने का बीड़ा दिया। ऐसा इसलिए नहीं कि यहाँ कोई महिला आरक्षण लागू है, बल्कि यह अधिकार खुद ही हासिल किया है यहाँ की मातृशक्ति ने। उस पर भी एक और मिथक कि यहां से सिर्फ और सिर्फ भाजपा के चिन्ह पर ही जीत हासिल हो सकी है, यानी भाजपाई विधायक। ये सीट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पैतृक गांव है। इस विधानसभा का नाम है यमकेश्वर, जो पौड़ी गढ़वाल जिले में आती है। यहाँ चुनावी विसात इस बात को लेकर ज्यादा बिछी है कि क्या इस बार कांग्रेस भाजपा से ये सीट हासिल कर पाएगी, या फिर भाजपा ही अपने दुर्ग पर कब्जा जमाए रखेगी, या फिर एक बार फिर से अपने उभरते आकार के साथ उत्तराखंड क्रांति दल कोई अचंबा कर सकेगी। आइए ठीक से समझते हैं पूरे समीकरण को। शुरुआत साल 2002 से, जब उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहला विधानसभा चुनाव हुआ और भाजपा ने यहां शांत स्वभाव और मृदुभाषी महिला नेत्री विजय बर्तवाल को मैदान में उतारा। विजय बर्तवाल को 7,404 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की प्रत्याशी सरोजनी केंद्रा को 5,957 वोट हासिल हुए। मुकाबले कांटे का था, लेकिन विजय बर्तवाल लगभग 1,400 वोटों के अंतर से जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी दिगंबर कुकरेती ने भी दमदार प्रदर्शन किया और 4600 से ज्यादा वोट हासिल किए, लेकिन अंततः नए राज्य के पहले विधानसभा चुनाव में यमकेश्वर सीट पर पहली बार में ही कमल खिला और उसे खिलाने वाली रही भाजपा की महिला प्रत्याशी। बस यही से शुरू हुआ भाजपा का इस विधानसभा में अजय रहने का सफर, जिसे आज तक यानी 2022 आम चुनाव तक कोई रोक नहीं पाया। साल आया 2007। भाजपा ने अपनी मौजूदा विधायक विजय बर्तवाल पर दोबारा भरोसा जताया। विधायक होने का फायदा उन्हें मिला और उन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। इस बार विजय बर्तवाल को 11,172 वोट मिले। कांग्रेस ने इस बार सरोजनी केंद्रा की जगह रेणु बिष्ट को मैदान में उतारा। पार्टी को उम्मीद थी कि नया चेहरा शायद समीकरण बदल देगा, लेकिन रेणु बिष्ट केवल 8,331 वोट ही जुटा सकी। उधर निर्दलीय उम्मीदवार दिगंबर कुकरेती फिर मैदान में उतरे और इस बार भी लगभग 3900 वोट हासिल कर गए। उनका वोट बैंक लगभग स्थिर रहा, लेकिन विजय बर्तवाल का ग्राफ ऊपर बढ़ता गया। 2002 में जो जीत का अंतर करीब 1400 वोट था, वह 2007 में बढ़कर लगभग 2800 वोट हो गया। यूकेडी भी इस बार चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन उनके प्रत्याशी शक्ति शैल कपरवाण 2827 वोट पर ही सिमट गए। यही वह दौर था जब विजय बर्तवाल का राजनीतिक कद लगातार बढ़ रहा था। वे कैबिनेट मंत्री बनी और भाजपा सरकार में महिला नेतृत्व का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी और साल 2012 के चुनाव में जीत की हैट्रिक लगा दी। लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय रहा। विजय बर्तवाल को इस बार 13,842 वोट मिले, जबकि कांग्रेस ने इस बार फिर से सरोजनी देवी को मैदान में उतारा, लेकिन इस बार भी उनको 10,301 वोट ही मिले। रेणु बिष्ट तब तक उत्तराखंड रक्षा मोर्चा, जो टीपीएस रावत द्वारा बनाया गया था, उसमें जा चुकी थी और उनकी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी वो 8,541 वोट ही ला पाई, जबकि यूकेडी के कपरवाण 3539 वोट तक ही सिमट गए। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से भाजपा कांग्रेस को वोट बैंक बढ़ा, ठीक वैसे ही यूकेडी ने भी भले छोटे स्तर पर ही सही वोट बैंक में बढ़त बनाने का सिलसिला जारी रखा। खैर, इस हैट्रिक के साथ अब यमकेश्वर की पहचान विजय बर्तवाल के नाम से जुड़ने लगी थी। लगने लगा था कि यह सीट उनके लिए स्थायी राजनीतिक गढ़ बन चुकी है। लेकिन फिर आया साल 2017 और यही कहानी में बड़ा मोड़ आया। भाजपा ने अचानक अपना चेहरा बदल दिया। विजय बर्तवाल की जगह पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी भूषण को मैदान में उतार दिया। चुनाव दिलचस्प तब हो गया जब कांग्रेस ने पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत को टिकट दे दिया। वहीं कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी रेणु बिष्ट निर्दलीय मैदान में उतर गई। मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों को लगा कि भाजपा को नुकसान हो सकता है, लेकिन नतीजे कुछ और ही कहानी कह रहे थे। ऋतु खंडूरी भूषण ने 19,671 वोट हासिल किया और शानदार जीत दर्ज की। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि निर्दलीय रेणु बिष्ट दूसरे स्थान पर रही और उन्हें 10,689 वोट मिले, जबकि
कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई। शैलेंद्र रावत केवल 10,283 वोट ही हासिल कर सके। रितु खंडूड़ी की जीत का अंतर विजय बर्तवाल के मुकाबले बढ़कर 8,982 वोट तक जा पहुंचा। अगर रेणु बिष्ट बगावत ना करते तो शायद मुकाबले की तस्वीर अलग होती, लेकिन उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने से कांग्रेस का समीकरण पूरी तरह बिगड़ गया। यहां सवाल कांग्रेस के टिकट वितरण पर भी सवाल खड़े कर गया, या फिर कांग्रेस अपने कुनबे को संभालने में नाकाम साबित हुई। नहीं तो रेणु बिष्ट या शैलेंद्र रावत के आपसी तालमेल को बैठाकर इस सीट को हासिल करना कांग्रेस के लिए बेहद आसान साबित हो सकता था। खैर, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और गुटबाजी कांग्रेस पर शुरुआती दौर से ही हावी है, जो आज भी बदस्तूर जारी है। खैर, इन्हीं उठापटक के बीच आया साल 2022 का चुनाव, जो यमकेश्वर के राजनीतिक इतिहास का सबसे दिलचस्प चुनाव साबित हुआ। रेणु बिष्ट, जो साल 2007 में कांग्रेस की उम्मीदवार थी, 2017 में निर्दलीय लड़ी थी, वो 2022 में भाजपा की अधिकृत उम्मीदवार बन गई। इस सीट पर पूर्व में जीत हासिल कर चुकी रितु खंडूड़ी को भाजपा ने कोटद्वार भेज दिया। यमकेश्वर सीट पर कांग्रेस ने एक बार फिर शैलेंद्र सिंह रावत पर दाव लगाया, लेकिन यमकेश्वर की जनता ने साफ संदेश दिया कि रेणु बिष्ट उनकी पहली पसंद है। मोदी लहर पर सवार होकर रेणु बिष्ट को रिकॉर्ड 28,930 वोट मिले, यानी लगभग 60% मत। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता शैलेंद्र सिंह रावत को 10,410 वोटों के भारी अंतर से हराया। शैलेंद्र रावत को लगभग 17,980 वोट मिले। ये जीत यमकेश्वर विधानसभा के इतिहास की सबसे बड़ी जीत साबित हुई। अब आते हैं 2027 के चुनाव की तरफ, जिसको लेकर ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि ये आम चुनाव अब 2027 की बजाय 2026 के अंतिम महीनों में हो सकते हैं। विपरीत इसके सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार भाजपा के इस अभेद्य किले में कांग्रेस या यूकेडी सेंध लगा पाएगी। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यमकेश्वर का चुनावी इतिहास साफ बताता है कि यहाँ संगठन सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ भाजपा का कैडर बेहद मजबूत है, इतना मजबूत कि उम्मीदवार चाहे विजय बर्तवाल रही हो, रितु खंडूड़ी भूषण रही हो या फिर रेणु बिष्ट, मतदाता कमल के निशान पर भरोसा करते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अक्सर व्यक्तिगत चेहरों पर निर्भर रही है, लेकिन गुटबाजी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती रही है। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। दिलचस्प बात यह भी है कि शैलेंद्र सिंह रावत 2024 लोकसभा चुनाव के करीब भाजपा में शामिल हो चुके हैं और वर्तमान में कोटद्वार नगर निगम के मेयर भी हैं। ऐसे में भाजपा के पास संभावित दावेदारों की कमी नहीं है, जबकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि उम्मीदवार तो कई हैं, मगर उनमें दमदार कौन है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अपने तेजी से बढ़ते आकार के साथ पहाड़ी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही यूकेडी भी इस बार इस सीट पर जोर आजमाइश कर रही है। पासा पलट जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। संभावनाएं और भावनाएं दोनों ही उनके साथ दिखाई दे रही हैं। इसको देखते हुए यहाँ एक बार फिर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। कई लोगों का मानना है कि यूकेडी यहाँ हर बार जितने वोट पाती है उतने ही अंतर से भाजपा कांग्रेस को हराती रही है। अब सवाल ये कि यूकेडी इस बार कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत का कारण बनेगी या फिर चुनावी लड़ाई में विजय हासिल कर विधानसभा से यहाँ के मुद्दों को उठाएगी। इसके लिए बस थोड़ा ही और इंतजार बाकी है। बात दावेदारों की करें तो वर्तमान में भाजपा से रेणु बिष्ट विधायक होने के चलते स्वाभाविक दावेदार है, लेकिन हाल ही उनसे जिस तरह से विवाद जुड़े हैं वो उनकी परेशानी बन सकते हैं। अंकिता भंडारी केस में बुलडोजर एक्शन मामले में जिस तरह से उनका नाम उछला, उसने न केवल उनकी बल्कि पूरी भाजपा की खूब फजीहत कराई। ऐसे में उनको लेकर जनता के बीच गुस्सा दिखाई देता है। साथ ही एंटी इनकम्बेंसी भी इस सीट पर बहुत तेजी से देखी जा रही है। ऐसे में हैरानी नहीं होगी कि भाजपा एक बार फिर यहां से चेहरा बदल दे। जिस तरह से लगातार जीत की हैट्रिक लगाने के बाद भी विजय बर्तवाल को बदला गया था, साथ ही हो सकता है भाजपा एक बार इस एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए विजय बर्तवाल को आगे कर दे। इनकार पूर्व कांग्रेसी और आज के मेयर शैलेंद्र सिंह रावत की दावेदारी से भी नहीं किया जा सकता। संगठन से जुड़े कई पदाधिकारी भी इस समय खुद की दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं। मतलब साफ है कि भाजपा के पास यहाँ विकल्प बहुतायत है। ऐसे में भाजपा को यहाँ प्रत्याशी चयन करने में खींचतान भी झेलनी पड़ सकती है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस यहाँ पर किस पर दाव लगाएगी, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी चयन पर ही भाजपा की निगाहें टिकी हैं।
वैसे कांग्रेस से मिल रहे संकेतों को देखें तो कांग्रेस यहां अपने ही किसी सक्रिय कार्यकर्ताओं पर दांव खेल सकती है। स्थानीय दावेदारों की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के पास पूर्व ब्लॉक प्रमुख रुचि केंद्रा महिला उम्मीदवारों में खासी सक्रिय दिखाई देती है। अगर यहां पर कांग्रेस किसी अन्य चेहरे की तरफ जाती है तो कांग्रेस के पास यहां विनोद डबराल, जो कि पूर्व में ज्येष्ठ प्रमुख यमकेश्वर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस कोटद्वार रह चुके हैं, उनका नाम भी चर्चाओं में है। महत्वपूर्ण यह भी होगा कि कांग्रेस किसी स्थानीय चेहरे की तरफ जाएगी या फिर एक बार फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की राजनीति देखने को मिलेगी, जहां एक दल का मजबूत चेहरा दूसरे दल की ताकत बन जाता है, जो कि आज की राजनीति का उभरता हुआ ट्रेंड भी दिखाई देता है। लेकिन ऐसा करने से वो जमीनी कार्यकर्ता जो वर्षों तक पार्टी के लिए मेहनत करता है उसे अक्सर अवसर नहीं मिल पाता, और अगर मौका मिल भी जाता है तो वो बड़े नेताओं की गुटबाजी की भेंट चढ़ जाता है। दोनों ही राष्ट्रीय दलों से इतर यूकेडी को दरकिनार करना भी बड़ी भूल इस बार के चुनाव में साबित हो सकती है, जो कि इस सीट पर काफी मजबूत फिलहाल दिखाई दे रही है। अब धरातल में कितनी मजबूत पकड़ चुनावी समय आते आते बना सकेगी, इस पर सभी चुनावी पंडितों की नजर बनी हुई है। खैर, यमकेश्वर से उत्तराखंड क्रांति दल के प्रबल दावेदार शांति प्रसाद भट्ट को माना जा रहा है, जो टिकट की दौड़ में सबसे आगे हैं। ज्यादा संभावना है कि यूकेडी उनको ही यहां से मैदान में उतारे, लेकिन ऐसा नहीं कि उत्तराखंड क्रांति दल के पास और दावेदार नहीं। इस सीट पर भी कई नाम मौजूद हैं, जिस पर समय आते आते तस्वीर साफ होती चली जाएगी। इस सीट पर नजर सबसे ज्यादा यूकेडी पर इसलिए भी है क्योंकि अगर यहां यूकेडी जीत की स्थिति में नहीं पहुंची तो वो किसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, भाजपा या फिर कांग्रेस को। खैर, उपलब्ध चुनावी एवं सामाजिक अध्ययनों के आधार पर यमकेश्वर का अनुमानित जातीय सामाजिक समीकरण देखें तो यहाँ पर ब्राह्मण 30 से 35% और राजपूत ठाकुर वोटर 25 से 30% के लगभग है, यानी दोनों ही बड़ी संख्या में यहाँ पर है, जिनका वोट लगभग भाजपा कांग्रेस में बढ़ता है। अब यूकेडी भी मैदान में है, ऐसे में वो भाजपा कांग्रेस से कितने प्रतिशत वोट खींच पाएगी ये देखना होगा। लेकिन इस सीट पर सबसे निर्णायक वोट है अनुसूचित जाति का, जिनकी अनुमानित आबादी लगभग 16 से 18% के बीच है, जो कई क्षेत्रों में निर्णायक वोट बैंक बनती है। पिछले कुछ सालों से इस वोट बैंक का भाजपा के पाले में जाना उनकी यहां पर बड़ी जीत का कारण भी बना है। सवाल यही है कि क्या 2027 में भी ये वोट बैंक भाजपा के साथ खड़ा रहेगा या फिर इसमें कोई बदलाव होगा, क्योंकि यही वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाएगा। यह सीट धार्मिक पर्यटन और ऋषिकेश से जुड़ाव और प्रवासी मतदाताओं के प्रभाव के कारण पारंपरिक पहाड़ी सीटों से कुछ अलग भी मानी जाती है। यमकेश्वर में चुनाव सिर्फ जाति से नहीं जीते जाते, यहाँ लगभग 60 से 65% वोटर ब्राह्मण राजपूत समाज से आते हैं। लेकिन अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि कौन प्रत्याशी स्थानीय विकास, सड़क, पलायन, पर्यटन और संगठनात्मक नाराजगी को बेहतर ढंग के साथ पाता है। यमकेश्वर ने हमेशा महिलाओं को चुना है, यह अपने आप में गर्व की बात है। लेकिन सवाल आज भी वही है कि अब तक जीत कर विधायक बनने वाली महिलाएं क्या अपने क्षेत्र की आकांक्षाओं पर खरी उतर पाई हैं? यह सवाल कम से कम इस बार के विधानसभा चुनाव के दौरान गूंज सकता है। भाजपा की मुश्किल इस सीट पर यह भी है कि सारे सवाल उसी से पूछे जाएंगे, क्योंकि इस सीट पर लगातार भाजपाई विधायक होने के चलते कांग्रेस या यूकेडी से तो सवाल पूछा नहीं जा सकेगा। मतलब किसी कमी का दोष किसी और के सर मंडना तो संभव होगा नहीं, क्योंकि यहाँ की जनता ने हमेशा उनको ही जीत दिलाई है। यह सवाल भी सबके जहन में है कि क्या इस बार कोई पुरुष यमकेश्वर का किंग बन सकता है? महिलाओं को आगे रखने वाली विधानसभा क्या इस बार अपना मूड बदलेगी और किसी पुरुष प्रत्याशी को मौका देगी? सवाल यह भी कि क्या यह सीट भाजपा का स्थायी सेफ जोन बनकर रह जाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ का पैतृक क्षेत्र होने का प्रभाव यहां आगे भी भाजपा को मजबूती देता रहेगा, या फिर इस बार यमकेश्वर की जनता 22 वर्षों से चले आ रहे उस राजनीतिक मिथक को तोड़ेगी जिसके अनुसार यहां कोई पुरुष विधायक नहीं बन सकता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस उस तिलिस्म को तोड़ पाएगी जिसकी नींव 2002 में विजय बर्तवाल ने रखी थी, जिसे 2012 तक उन्होंने मजबूत किया और जिसे आगे रितु खंडूड़ी भूषण और उनके बाद रेणु बिष्ट ने भाजपा के अभेद किले में तब्दील कर दिया? यमकेश्वर की राजनीति का अगला अध्याय इसी सवाल का जवाब तय करेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।